सो लास्ट क्लास में मैंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ सबस्पेसेस, और ये मैंने बताया था कि सबस्पेसेस क्या होता है। बेसिकली ये एक वेक्टर स्पेस ही होता है, लेकिन एक स्टार्टिंग से एक पेरेंट वेक्टर स्पेस आपको दिया होता है, उसके अंदर जो वेक्टर स्पेस होता है वो हमारा सबस्पेस बनता है। एक मिनट। सो इसके लिए हमने सबसे स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये सेट नॉन एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज जो हम वेक्टर स्पेस के लिए चेक करते थे वो हमें चेक करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद हमने एक थ्योरम करी जिसने हमें बताया कि अगर आप सिर्फ 3 कंडीशन यूज़ कर लो तो वो इनफ है ये शो करने के लिए कि जो स्पेस है हमारा, जो सबसेट है हमारा, वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो क्या वो 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये चेक करते हैं कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि अगर एम्प्टी हो गया तो फर्दर हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड हम चेक करते हैं कि अगर 2 एलिमेंट है मेरे पास तो दोनों का जो सम है वो इसके अंदर जाना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट W के अंदर है तो दोनों का सम भी उसके अंदर जाना चाहिए। दूसरा हम तीसरी कंडीशन हम ये चेक करते हैं कि मेरे पास अगर कोई भी रियल नंबर है और कोई भी W का एलिमेंट है तो उन दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी W का ही पार्ट होना चाहिए, W से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चेक करना होता है। ठीक है, तो एक चीज और ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताओ कि अगर W1 कैपिटल W का एलिमेंट है, व्हाट अबाउट माइनस W1, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मान लो W एक सबस्पेस है और W1 जो है वो कैपिटल W का एलिमेंट है। ठीक है, तो माइनस W1 कहाँ जाएगा। क्या वो W के अंदर जाएगा अगर W सबस्पेस है तो। देखो, अगर मैं अल्फा को इन पर्टिकुलर -1 ले लूँ तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, मेरा जो -W1 है, अल्फा की जगह -1 रख दिया मैंने, तो किसके अंदर चला जाएगा, W के अंदर ही चला जाएगा। क्लियर है ये। यस मैम। अब मैं प्रॉपर्टी 2 यूज कर रही हूँ। प्रॉपर्टी 2 की वजह से W1 प्लस W1 अगेन -W1 अगेन, ये क्या बन जाएगा मेरे पास। मैं यहाँ पर है ना W2 नहीं ले रही हूँ, मैं यही ले रही हूँ। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल W। ये क्या चीज़ है, ये सारा स्मॉल है, कभी इसको तुम, ये क्या चीज़ है, क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। तो दैट मीन्स इससे मुझे इस चीज़ से मुझे इस प्रॉपर्टी से मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर W सब स्पेस है तो वो ज़ीरो को भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कभी कभार बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि अगर सेट के अंदर ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं है तो वो सबस्पेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर W सबस्पेस है तो उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा। आपने देखा ना कि अगर W सबस्पेस है तो वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसकी वजह से उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा। तो अब इसी स्टेटमेंट को मैं अगर ऐसे पढ़ूँ कि अगर W के पास ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट होगा।
अगर W सबस्पेस है तो उसके पास 0 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी स्टेटमेंट का मैं एक और वर्जन बोल रही हूँ कि W के पास अगर 0 एलिमेंट नहीं है तो W सबस्पेस नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर मैं ये मेरे को पता है और W सबस्पेस हो गया तो उसके अंदर 0 एलिमेंट होना चाहिए, जो कि ऐसा है नहीं, गिवन ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार हम कैसे यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, हम ये देख लेते हैं कि W नॉन एम्प्टी पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या उसके अंदर 0 एलिमेंट आ रहा है। अगर उसके अंदर 0 एलिमेंट ही नहीं आ रहा तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि W जो होगा वो सबस्पेस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ये वाली? यस मैम। यस हाँ, मैम। हाँ, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो बल्कि आपको याद होगा मैंने एक स्पेस में एक मैं सेट बना रही हूँ जिसके अंदर R2 के एलिमेंट हैं। R2 के एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, रो वेक्टर में लिख रहे हैं। और A प्लस B इस ये एग्जाम्पल मैंने कराया भी था और हम उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में इसी टाइप का एग्जाम्पल किया था और हम उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको उस प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। तो आप 0 एलिमेंट R2 का क्या होता है, R2 का 0 एलिमेंट क्या होता है, या बोलो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ये हाँ 0 0 होता है, ठीक है। क्या ये W में बिलोंग कर रहा है? W में बिलोंग करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट का सम 1 होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट का सम 0 है, तो ये W में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन स्टेट दैट W जो है वो सबस्पेस नहीं है, तो ये सबस्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें जस्टिफिकेशन आपको सिर्फ काफ़ी छोटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता कि इसी से हो जाए। तो ये एक तरह से ट्रिक ही है जिसमें हम ये चेक कर लेते हैं, हम फटाफट सोच लेते हैं कि जो हमारा बिगर स्पेस है R2 उसका 0 एलिमेंट क्या है, वो सोच लेते हैं जो कि ये है। फिर ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो जो हमें सेट गिवन है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा होता तो हम फर्दर फिर वो इस बाकी सारी तीनों चीज़ें चेक करते, ठीक है। लेकिन नहीं कर रहा तो यहीं से हम स्टेट कर सकते हैं कि ये सबस्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर सबस्पेस बना रहा होता तो इसके पास 0 एलिमेंट जरूर होता, ठीक है। मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। मतलब मैम जो 2 स्टेप करने थे, मतलब फर्स्ट स्टेप हमें दिखाना था ये नॉन एम्प्टी है, सेकंड हाँ स्टेप एंड थर्ड स्टेप की जगह हम लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रही मैं, ये ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। मैं ये कह रही हूँ आप एक बार जब आपको सेट गिवन होता है, ठीक है, तो ये चेक कर लो सबसे पहले, ये थोड़ी सी शॉर्ट है उससे। इसमें आप ये चेक कर लो कि इसके अंदर 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये होता, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर 0 एलिमेंट बिलोंग कर गया तो आप ये ट्रिक तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो। अब आप फर्दर अब चेक करोगे कि ये क्लोज अंडर एडिशन है या नहीं, या ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, वो आप चेक करोगे, ठीक है। अगर अब दूसरा केस क्या था जिसमें यहाँ पर ये 1 ही है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेट ये वाला चीज़
स्टेट करके आप कह सकते हो कि ये सबस्पेस नहीं बनाएगा, बिकॉज सबस्पेस बनाने के लिए उसको जीरो सबस्पेस होता तो उसने जीरो एलिमेंट को कंटेन किया ही होता। ये दिस इज बोल्ड ओ। बोल्ड ओ का मतलब है कि जीरो एलिमेंट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये जीरो एलिमेंट की वजह से कभी कभार क्या होता है कि बस 2 स्टेप में ही हमारा काम हो जाता है, हमें फर्दर नहीं चेक करना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले R3 का करते हैं एग्जाम्पल, देन हम मैट्रिसेस पे आते हैं। तो अब मेरा बिगर स्पेस है R3, मतलब जिस पे मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा वेक्टर स्पेस है V, वो गिवन है हमें R3, और हमें सब स्पेसिस चेक करने हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, यस, हाँ मैम ऐसा हो सकता है कि जीरो एलिमेंट बिलोंग करे और तब भी वो सबस्पेस ना हो? हाँ, ये भी हो सकता है। आगे ये देखना पड़ेगा किसी एग्जाम्पल में, शायद अभी मेरे माइंड में कोई एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ वो ये देखो, ये जो 3 चीजें हैं, ये तो क्राइटेरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, दैट मीन्स सबस्पेस होगा तो ये दोनों कंडीशन होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी तो सबस्पेस होगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया बन जाता है। लेकिन जो जीरो वाला चीज है वो एक क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ एक चेक करने के लिए है, अगर नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जीरो बिलोंग कर रहा है तो सबस्पेस बनाएगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, यस मैम। हाँ एग्जाम्पल आ गया है, सिंपल सा ही एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, जैसे खुद से कि जैसे यही मेरा R2 का है, मैंने W बना लिया। ठीक है, W ले लिया मैंने, W ले लिया मैंने 0 0 कॉमा 1 कॉमा 1, जिसके अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट है। अब आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर 0 एलिमेंट है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है? क्लोज अंडर एडिशन के लिए क्या चेक करना है कि 2 एलिमेंट हैं, दोनों का जो सम हो वो इसी के अंदर आए। तो ये 2 ही एलिमेंट है, दोनों का सम इसी के अंदर आ रहा है, दोनों का सम क्या है 1 1 है। ठीक है, इसी के अंदर आ रहा है। क्या ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? नो मैम। नहीं है ना, तो ये सबस्पेस नहीं बनेगा, जबकि इसके पास 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। एक मिनट, चलो अब R3 पे काम करते हैं और R3 पे देखते हैं। ठीक है, अप्रोच हमारी मेन अप्रोच यही है। ठीक है, वो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो एलिमेंट नहीं होगा, वेक्टर स्पेस का ज़ीरो एलिमेंट को पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या है ज़ीरो एलिमेंट। अगर ज़ीरो एलिमेंट W का पार्ट नहीं है तो W सबस्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। तो अभी ये पुराना एग्जाम्पल नंबर 1 हम करेंगे, मुझे याद दिला देना, अभी हम उसको स्किप कर दें, पहले हम R3 पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो R3 में पहला वेक्टर दिया है, पहला वेक्टर सॉरी पहला सबसेट दिया है, वो सारे R3 के वेक्टर्स जिसमें सेकंड कंपोनेंट 0 है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, P0। क्या ये सबस्पेस बनेगा? तो जब आप नॉन एम्प्टी चेक करते हो तो मेरा सजेशन है कि आप नॉन एम्प्टी में 0 एलिमेंट के बारे में ही सोच लिया करो। 0 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, क्योंकि उसका सेकंड कंपोनेंट 0 है।
that imply W1 is non-empty. तो first condition is satisfied. ठीक है. Second condition, it is closed under vector addition or not. Check करो. किसका हो गया है बताओ मुझे, कैसे चेक किया? तो क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन के लिए अभी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट किए क्लास, नहीं तो आगे तुम ही चेक करोगे। तो 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, A1 कॉमा, क्योंकि मुझे पता है B कॉम्पोनेंट इसका 0 है, तो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ यहाँ पे 0 कॉमा C1 and another element is A2 कॉमा C2. ठीक है. अब मैंने ये 2 एलिमेंट ले लिए W1 में, इन दोनों का सम क्या बनेगा? आप देख सकते हो उसका जो सम आया है वो भी वैसा ही आया है जैसा हमारा W के एलिमेंट्स है, W1 के एलिमेंट्स है. सो this thing is belongs to W1, hence it is closed under vector addition. Similarly स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट अगेन 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी. तो ये हमारे पास सबस्पेस आ गया है. ठीक है. और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं B0 दिया हो. ऐसा किया जा सकता है कि A0 दिया हो, B0 दिया हो, मतलब दोनों 0 दिए हों, या कोई एक 0 दिया हो. ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, या C0 दिया हो. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर A भी 0 हो जाता है, B भी 0 हो जाता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? मतलब R3 में फर्स्ट कंपोनेंट इज 0, सेकंड कंपोनेंट इज 0, C इज वेरिंग. इसको अगर देखना है तो ऐसे भी देख सकते हो, 0 0 Z एंड R3 का एलिमेंट है और Z वेरी कर रहा है. तो ये क्या बनेगा? ज्योमेट्रिकली पूछना चाह रही हूँ, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी ऐसे ज्योमेट्रिकली, लेकिन ये बताओ क्या बनेगा R3 में? प्लेन बनेगा. कौन सा प्लेन? इसका नाम है चलो ठीक है, सोचना खुद से फिर बताना मुझे. आगे बढ़ते हैं. W2 बताओ, सबस्पेस बना रहा है नहीं बना रहा? एक बार W2 मैं स्टडी कर लेती हूँ कैसा है. एक मिनट, किसी की रिक्वेस्ट आएंगे. तो W2 बताओ कैसे बनेगा. आप देख सकते हो इसके एलिमेंट कैसे हैं. इसके एलिमेंट हैं 4A + 2B, मतलब पहला एलिमेंट ऐसा है, दूसरा एलिमेंट A है और तीसरा एलिमेंट इसका B है. तो दैट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है A और जो थर्ड एलिमेंट है B, उसी का एक कॉम्बिनेशन आपका फर्स्ट एलिमेंट है. इनफैक्ट विभा मैम ने कुछ बताया भी होगा कि एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो आप देख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ दिस एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो A को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ और B को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. तो मैं इसको रीड ऐसे कर सकती हूँ कि ये जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 1 0 एंड 2 0 1 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये.
This is a linear combination of two vectors which are 4 1 0 and 2 0 1. क्लियर है? सबसे पहले आपको सेट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद चेक करो क्या उसके अंदर जीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। क्योंकि जीरो एलिमेंट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि उससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं, एक ये चेक हो जाता है कि नॉन एम्प्टी है या नहीं, दूसरा हमारा वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, मतलब चेक हो जाती है जो मैंने भी बताई थी। तो चेक करो क्या जीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसमें। तो कैसे चेक करेंगे, देखो जीरो एलिमेंट बिलोंग करने के लिए मतलब ए अगर हमारा जीरो हो गया और बी मेरा जीरो हो गया, ए और बी दोनों जीरो हो गए, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए को जीरो डाला, बी को जीरो डाला, तो अगेन हमारे पास आउटपुट आया है जीरो, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस थिंग बिलोंग्स टू W2, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो वो मैं बताती हूँ कैसे चेक करना है। तो हमारा एक बार मैं सेट लिख लेती हूँ, 4A क्या है 2B AB, ऐसे एलिमेंट है, सेट नहीं लिखा है मैंने, एलिमेंट लिख लिए हैं। ठीक है, तो मुझे क्लोज दिखाना है। अभी के लिए मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल करके बता रही हूँ क्योंकि तुम इसके लिए अभी नए हो। ठीक है, तो एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया और दूसरा एलिमेंट मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट ऐसे करना है, ये जैसे ये एलिमेंट आपने लिया है, लेट दिस एलिमेंट, ये जो मैं जिस पे मैंने लाइन लगाई है, एंड कॉमा दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W1। अब टू शो क्या है, टू शो करना है कि इन दोनों का सम भी W1 में सॉरी W2 में जाएगा। ठीक है, W2 पे काम कर रहे हैं ना हम, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इन दोनों का सम आप नोटिस करोगे ये आ रहा है। फॉलो कर रहे हो मुझे? Yes, ma'am. तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो अगेन उसी टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिस टाइप का हमें चाहिए था W2 में बिलोंग कराने के लिए। इसका यहाँ पर 4 टाइम्स हुआ है, इसका यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, देन ऐड हुआ है, तो ये बिलोंग करेगा W2 में। ठीक है, सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लोगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना है, जब मान लो एक एलिमेंट ये W2 का है और अल्फा आपने रियल में ले लिया है, रियल लाइन पे, देन अल्फा से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर आ जाएगा A अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा B अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A अल्फा का और यहाँ P अल्फा। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो फर्स्ट जो यहाँ पे कंपोनेंट है उसी को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है A अल्फा, और जो यहाँ पर कंपोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2B अल्फा, देन ऐड किया जा रहा है। तो इसकी वजह से ये भी उसी टाइप का एलिमेंट बन गया जो W2 के एलिमेंट है, वो हेंस दिस बिलोंग्स टू W2। बात समझ में आ रही है? मैंने उसी हाँ मम्मी डायरेक्ट लिख देंगे कि दिस बिलोंग्स टू W1 एंड W2। हाँ डायरेक्ट तो लिख देंगे, लेकिन लास्ट क्लास में मैं कुछ स्टेप लिखवा रही थी तो आपको उस स्टेप की तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको कैसे लिखना है देखो। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये चीज़ लेकर चलनी होती है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू W2, और ये चीज़ लेके चलनी होती है। अब ताकि तुम्हें भी क्लियर रहे और जो पढ़ रहा है उसको भी क्लियर रहे, उसके लिए टू शो लिख दो। ठीक है, टू शो क्या है, अल्फा 4a, या टू चेक लिख दो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ना कि ये सब स्पेस बनेगा या नहीं, तो टू चेक लिख दो। ठीक है, दिस थिंग बिलोंग्स टू W2। उसके बाद चेक कर लो, ये लिख, ये कंसिडर कर लो, कंसिडर दिस। ठीक है, मान लो मैं यही लिख रही हूँ। ठीक है, देन ये क्या आ जाएगा, 4a अल्फा 2b अल्फा a अल्फा b अल्फा। W2 की प्रॉपर्टी क्या है, W2 कैसा है, W2 ऐसा है कि सेकेंड कॉम्पोनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड कॉम्पोनेंट 2 से मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट कॉम्पोनेंट में उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए ये W2 का पार्ट है। ठीक है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक है, हाँ चलो अब देखते हैं थर्ड वाला सबस्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा। हाँ, थर्ड वाला एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, a, b, c, ये मतलब R2 के R3 के ही एलिमेंट हैं बट इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर R3 लिख देना चाहिए, हालांकि आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे वेक्टर दिया है तो R3 का ही है। तो क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्फेयर की। ये क्योंकि आपको पता है कि सर्कल की इस तरह से होती है, अगर आप R2 में काम कर रहे हो तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं ए बी, और ए स्क्वायर यूनिट सर्कल बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास यूनिट सर्कल बनता है। सिमिलरली इसी चीज़ को एक्सटेंड किया गया है ये सोचने के लिए कि ये क्या बनेगा, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये स्क्वायर बनेगा इन R3। ठीक है, तो इतनी ज्योमेट्री हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन सा सबस्पेस बन रहा है, ज्योमेट्रिकली कैसा दिख रहा है सबस्पेसेस, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो ये स्फेयर बन रहा है। अब मुझे बताओगे कि क्या ये सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। मैम नहीं बन रहा, क्योंकि 0 बिलोंग नहीं करता। वेरी गुड। हाँ, इसको देखो, अब हमने देखते ही बता दिया कि इसमें क्योंकि 0 एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये हमारा सबस्पेस बन ही नहीं सकता। तो 0 एलिमेंट इसके अंदर क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि आप देख ही सकते हो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तो हेंस ये सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे ये नोट्स में मैंने लिखा नहीं हुआ है, ये नोट्स में शेयर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना कि ये सबस्पेस नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट W4, वो भी नहीं है सब स्पेस, सब स्पेस नहीं। तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कोई नहीं, अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है, बिकॉज A B C जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, और 0 इंटीजर है हमारे पास। इनफैक्ट सम भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, सो प्रॉब्लम आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो क्योंकि सिमिलर टाइप का एग्जांपल हमने R2 के लिए किया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कैसे कर लेंगे इसको। हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं कि हमने ले लिया 1 1 1, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, ये W4 में बिलोंग कर रहा है क्योंकि जो 1 है वो इंटीजर है।
W4 में बिलोंग करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि तीनों कंपोनेंट इंटीजर होने चाहिए। उसके बाद मैंने अल्फा ले लिया जानबूझ के √2, या कोई भी और रैशनल नंबर भी ले सकते हो, मैंने इरेशनल ले लिया जानबूझ के। ठीक है, मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का आ जाएगा क्या, √2 √2 √2। ठीक है, क्या ये W का पार्ट है? नहीं, तो उसके इट इज़ नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, मैम एक बार जनरल एग्जांपल से कैसे करेंगे, लाइक अल्फा लेके ही करना है तो? हाँ उससे भी, उससे लेकिन आप उससे कुछ निकल के नहीं आएगा ना, उससे आपको एक बार पर्टिकुलर एग्जांपल देना ही पड़ेगा इसमें, ताकि उसको समझ में आ जाए, जो भी देखेगा इसको उसको समझ में आ जाए कि क्यों नहीं बनाई। जर्नल में तो देखो मैंने, अगर मैं इसको सिर्फ माइंड में करूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लिया मैंने W4 का, और मुझे पता है ABC जो है वो इंटीजर है, और मुझे पता है मैं उसको अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंटीजर ही रह जाए, क्योंकि मैं अगर इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या ये W4 का पार्ट रहने के लिए मेरे को चाहिए कि ये इंटीजर रहें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि एक रियल और एक इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए। तो वहीं पर मैं तो इसको हम जर्नल के लिए नहीं लिखेंगे, इसको हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे। ठीक है, मैम हमें कैसे पता जबकि चलेगा कब हाँ एग्जांपल देना है, कब जनरल? हाँ हाँ देखो, ऐसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ। मैम जब भी डिस्प्रूव करना होगा तब एग्जांपल हाँ देंगे। हाँ, ये तो इनफैक्ट आपको पता ही है कि जब भी मैथमेटिक्स में या कहीं पे भी डिस्प्रूव करना होता है तो आपके पास एक ही एग्जांपल आपके लिए, आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देना होता है, वही काफ़ी होता है। लेकिन अब मान लो हर में हम ऐसे ही अप्रोच कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया ABC belongs to W4, alpha belongs to real number, to show या to check alpha A, alpha B, alpha C belongs to W4। और मैंने यहाँ पे ही देखा कि A B C इंटीजर है, तो अब मैं माइंड में यही सोचूंगी कि क्या अल्फा A भी इंटीजर आएगा, और क्या ऐसा कुछ प्रूव हो चुका है मैथमेटिक्स में कि रियल नंबर और इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर आए, ऐसा मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा तो कोई कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई रिजल्ट होता है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या एग्जाम्पल बन रहा है जिससे मैं इसको डिसप्रूव ही कर दूँ। तो उस टाइम मुझे कुछ एग्जाम्पल बनाना, कोई भी एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है 1 1 का बनाओ, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 1 0 0 ले लिया और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास हाफ 0 0 आ गया। क्या हाफ 0 0 में फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर है? नहीं है, तो ये भी W4 में नहीं जाएगा। तो हमें दिख गया कि ये क्लोज ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि एग्जाम्पल लेना है या नहीं लेना, क्योंकि जो आर्बिट्री के लिए है या जर्नल के लिए वो हमें गलत दिख ही रहा होगा, तभी हम एग्जाम्पल ले लेंगे। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि आपको R2 और R3 समझ में आ गया है। सिमिलरली सेम थ्योरी R4 R5 के लिए भी एप्लीकेबल है, उसमें भी इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। R4 में वो कोई ऐसा इस टाइप का ही दे देगा, बोलेगा कि चेक करो कि ये सब स्पेस है या नहीं। ठीक है, उसमें फोर्थ कंपोनेंट और आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कुछ, अगर मेरे पास एक्सरसाइज वैसे हम देखते हैं अभी। ठीक है, उससे पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में, याद करो जब हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन ले लें, दिखा देती हूँ मेरे को,
कहाँ है, इसमें, हाँ, ये वाला एग्जाम्पल, दिस फैंसी Mn means the set of all M cross N matrices with entry in real number. That means आपके पास M cross N matrices का कलेक्शन है जिसमें जो सारी एंट्री आ रही हैं वो रियल नंबर से आ रही है, ठीक है। और ये यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए ये वेक्टर स्पेस बनाता है। इसका जीरो एलिमेंट भी आपको पता है, इसमें एडिटिव इनवर्स भी कैसा दिखता है वो आपको पता है, ठीक है ये। अब मेरे जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है उसमें इन्होंने क्या लिया हुआ है, उसमें उन्होंने सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस लिया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिसेस में भी उन्होंने n क्रॉस n वाली स्क्वायर मैट्रिसेस ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर m है, ठीक है। तो वो भी बनेगा ही, जब ये बन रहा है तो वो भी वेक्टर स्पेस ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस समझ में आना चाहिए, तभी आप सब स्पेसेस पे काम करोगे। तो वेक्टर स्पेस क्लियर है, वी क्लियर है, कैपिटल वी। हाँ, अब हम काम करते हैं इसके सब स्पेसेस पे, या उसने हमें चेक करने को बोला है कि ये जो फैंसी यू है, फैंसी यू एन, उसने बोला है सेट ऑफ ऑल अपर ट्राइंगुलर n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी हम अपने काम को आसान करने के लिए n को, आपकी मर्जी है, n को 2 लेके काम कर लो अभी के लिए, ठीक है, और या n को 3 लेके काम कर लो, क्योंकि अभी आप इसमें नए हो, ठीक है। तो अभी 2 या 3 लेके काम करते हैं, तो करते हैं, रुको। क्योंकि आर्बिट्री मैट्रिक्स को इतना आसानी से, तो u एक तरह से n को अभी मैं 2 की तरह या 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 में बेटर दिखेगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप की होती हैं, मैंने वहाँ पे भी बनाया हुआ है कि यहाँ पे ट्रायंगल बना होता है और इस ट्रायंगल्स, ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ट्रायंगल से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक बड़ा जीरो बना देती हूँ। तो 3 क्रॉस 3 में कैसी दिखेगी, 3 क्रॉस 3 में A11, A12, A13, A22, A33, A23 ऐसी दिखेगी, जिसमें AIJs कहाँ से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये नॉन एम्प्टी है और जीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। अब मैं काम कर रही हूँ इसको ये चेक करने के लिए कि ये सबस्पेस बनाएगी या नहीं बनाएगी, और मैं 3 के लिए वर्क कर रही हूँ। सिमिलरली आप n के लिए भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इसमें जीरो एलिमेंट जा रहा है, क्या जीरो एलिमेंट भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है? हाँ होती है। अपर ट्रायंगुलर होने के लिए सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हैं वो जीरो होने चाहिए। तो जीरो में भी डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स हमारी U3 में बिलोंग कर रही है। क्लियर है? हेलो, यस मैम। अब इतना हो गया। ये एक तो नॉन एम्प्टी भी शो हो गया इससे, और दूसरा एक ये वो जीरो एलिमेंट वाला भी काम हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, दैट मींस सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी?
बस मैंने अपने काम को आसान करने के लिए 3x3 लिया है, अदरवाइज ये मैं 4x4, 5x5 या n×n के लिए भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी के लिए मैंने ऐसा लिया है। तो मैंने 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिए हैं। मुझे बताओ कि इनका सम क्या आएगा, क्या वो भी अपर ट्रायंगुलर आएगा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. बिकॉज ऐसा ही है, ऐसी ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है ही, ठीक है। तो सम आप कैसे करते हो, जैसे कंपोनेंट वाइज ही करते हो, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, और मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 जगहों पर 0 चाहिए, बाकी जगहों पे नॉन ज़ीरो हो तो चलेगा मुझे, ठीक है, वो आ जाएगा। तो इसलिए जो मैट्रिक्स आएगी वो एलिमेंट बन जाएगी U3 की, ठीक है। व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तुम खुद से करोगे, बताओ। मैम हो जाएगा। क्योंकि अल्फा से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अब बताओ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए काम करें तो, अगर L3 से मेरा मतलब है ये जो 3 एलिमेंट हैं ये 0 होंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता है ना, तो लिख देती हूँ अभी के लिए, कैसी होगी, A11, A22, A33, यहाँ पे आ जाएगा A21, A31, A32, और बाकी सारे 0। तो बताओ, मुझे इसको देखते ही बता सकते हो क्या कि ये मैट्रिक्स, ये जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, क्या ये सबस्पेस बनाएगा? यस मैम। ठीक है, क्योंकि सम अगेन लोअर ट्रायंगुलर आएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगेन लोअर ट्रायंगुलर आएगा। व्हाट अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स का कलेक्शन? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? A11, A22 यहाँ पर डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। 0 होते हैं, हाँ। तो क्या इसमें भी, क्या ये भी सबस्पेस बना रही है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब देखो वो सोचता है कि बच्चों ने इस तरीके से तो एग्जाम्पल करे ही हुए हैं तो डायगोनल उसने दे दिया, लेकिन तुम्हें एक अच्छे से पढ़ने का आदत होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ने की आदत होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर इंटीजर दे दिया, मतलब AIJs जो है वो इंटीजर से आ रहे हैं, तो क्या रहेगा? मैम मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जैसे हमने हाफ से करा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो जैसे हाफ से किया और एक एलिमेंट ये ले लिया हमने, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा वो D3, मतलब जो नया मैंने D3 बनाया है उसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नया D3 क्या है, उसके अंदर जो AIJ है, मतलब जो एलिमेंट है वो इंटीजर से आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जरूरी नहीं है कि जिस टाइप का तुमने देखा है ऐसे तुमने देखा हुआ है, अगर रियल नंबर से है तो आपको पता ही है बनेगा सबस्पेस, और अगर लेकिन इंटीजर से है तो सबस्पेस नहीं बनेगा, उसका रीजन भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, ये मैंने तुम्हें बताई दी है ट्रिक कि अगर S कंटेन्ड इन V है और 0 एलिमेंट है वो S के अंदर नहीं जा रहा है तो वो सबस्पेस नहीं बनेगा। हाँ,
तो चलो इस पे काम करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। और इस पे भी मैं आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें इसी टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगी, तो अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे हम डिस्कस करते हैं। चलो, वी अगेन वही वेक्टर स्पेस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एम एन एन मतलब सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। ठीक है, एग्जाम्पल को आसान रखने के लिए हम n को 3 ले लेते हैं अभी के लिए। तो कलेक्शन ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है। T1 क्या है? T1 है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। हाँ, या बोल लो इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। तो मुझे बताएगा कि ये जो सेट है, क्या ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? मैम नहीं बनेगा, रीजन? क्योंकि अगर जीरो हाँ, एलिमेंट लेंगे सभी तो वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ही आएगा। वेरी गुड। तो ये दिखने में ये क्वेश्चन टफ लगता है कि क्या क्या दे दिया है इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रिक जो है, जो अभी ट्रिक मैंने बताई है, ये स्टार्टिंग में ट्रिक मैंने बताई थी, वो यूज़ हो रही है। तो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का आपको पता है डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। तो यूजिंग दैट ट्रिक हमारे पास T1 जो होगा वो सबस्पेस नहीं बनेगा B का। ठीक है, व्हाट अबाउट T2? क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का बन जाएगा? सिंगुलर का मतलब है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, या बोल सकते हो कि नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यस मैम। नहीं, सोचो इसको अच्छे से। 0 तो आ जाएगी इसके अंदर, लेकिन आगे तो सोचो ना। इसके अंदर चलो जीरो मैट्रिक्स आ गई क्योंकि वो सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है। लेकिन दो मैट्रिक्स ले रहे हो, दो सिंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो, क्या उन दोनों का सम भी सिंगुलर बनेगा? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इतने बड़े एग्जाम्पल पे काम मत करो, इसको 2 क्रॉस 2 के लिए काम करो सिर्फ, उससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बताती हूँ, उसमें थोड़ी हेल्प करती हूँ, रुको। मुझे भी सोचना पड़ेगा। मैंने ये ले लिया, ये सिंगुलर है बिकॉज इसमें एक रो 0 है। मैंने दूसरा ले लिया, ये भी सिंगुलर है क्योंकि इसमें एक रो 0 है, ये वाली। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, या देख लो इसका डिटर्मिनेंट 0, दोनों ही सिंगुलर है। दोनों का सम किया, क्या आया? सम किया तो क्या आया? ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, 2 क्रॉस 2 वाली। तो क्या ये सिंगुलर है? इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 है, नॉन जीरो है, तो ये तो सिंगुलर नहीं बना। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर ही आए, और इसलिए ये T2 में बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि हमने 2 एलिमेंट T2 के ही उठाए थे। तो जो T2 है वो सबस्पेस नहीं है। सिमिलरली ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। T3 set of all n cross n matrices in reduced row echelon form। ठीक है,
एक बार सोचना। असाइनमेंट का भी पक्का नहीं है कि मैं असाइनमेंट में ही दूंगी, लेकिन मैंने सोचा था ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन होगा, तो मुझे बताना कि, या अभी बता सकते हो अगर अभी कोई एग्जांपल तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि क्या ये T3 सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। चलो अभी क्या करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा। 9:42 हो रहे हैं, 10:42 पे मिलते हैं, ठीक है, मतलब 10 मिनट्स बाद ही मिलते हैं। हाँ वो भी सबस्पेस नहीं होगा T3। बताना अभी, या तो बाद में बताना, अभी 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हाँ